अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 23, चैप्टर नंबर 12, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड एस्टिमेशन। जैसे कि आपको नाम के चैप्टर के टाइटल के नाम से क्लियर हो रहा है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है नतीजा आखज़ करना। तो स्टैटिस्टिकली इन्फ्रेंस जो होगा उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। Statistical inference is the art of drawing conclusion or inferences about the population from the limited information contained in the sample. मतलब statistical inference से मुराद हम लोग क्या लेंगे कि हम लोग इसमें decision making करेंगे about population from the information contained in the sample. और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो वो फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम पॉपुलेशन के रेलिवेंट जो भी इन्फ्रेंस मेकिंग करेंगे हम उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरियाज। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को हम 2 मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। चैप्टर नंबर 12 जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स के रेलिवेंट है। और इसके बाद जो हम इसके फ़ौरन इस चैप्टर के बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस चैप्टर में हम लोग एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स के साथ डील करेंगे। एस्टिमेशन क्या होता है? नाउ व्हाट इज़ एस्टिमेशन? द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट आ पॉपुलेशन पैरामीटर is referred to as statistical estimation और simply estimation। मीन्स के हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स के रेलिवेंट जो भी हम लोग जजमेंट करते हैं या उनको कैलकुलेट करते हैं, उनको एस्टिमेट करते हैं, हम उन्हें कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन या सिंपली हम उसे एस्टिमेशन कहते हैं। अच्छा, ये जजमेंट जो होती है ये न्यूमेरिकली हम लोग करते हैं, पर्सनल व्यूज़ पे हम लोग नहीं करेंगे। पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का जो भी तरीका होता है उसे हम लोग स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन या सिंपली एस्टिमेशन कहें। इसके बाद एस्टिमेशन की भी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। जैसे कि नाम से आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है, पॉइंट एस्टीमेट ऐसे एस्टीमेट होंगे जो आपको आंसर जो देंगे वो पॉइंट यानी एग्जैक्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है। इंटरवल एस्टीमेट ऐसे एस्टीमेट होंगे जो आपको इंटरवल की फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एस्टीमेट है। पॉइंट एस्टीमेट ऑफ आ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट आ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल दैट इज़ लाइकली टू बी क्लोज्ड इन द वैल्यू टू द अननोन पैरामीटर। यानी पॉइंट एस्टीमेट में हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टीमेट करने की कोशिश करते हैं इन फॉर्म ऑफ सिंगल वैल्यू दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, और हम लोग सपोज करते हैं दैट कैलकुलेटेड आंसर इज़ क्लोज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। अगर इसको अदर फॉर्म में अगर इन अदर वर्ड्स देखें तो आ पॉइंट एस्टीमेट इज़ अ स्टैटिस्टिक टेकन फ्रॉम सैंपल दैट इज़ यूज टू एस्टीमेट आ पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी पॉइंट एस्टीमेट एक ऐसी स्टैटिस्टिक होती है, एक ऐसी स्टैटिस्टिक है और डेफिनेटली स्टैटिस्टिक जो होती है वो सैंपल से कैलकुलेट की जाती है और हम लोग सपोज करते हैं दैट एस्टीमेट इज़ क्लोज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर और हम उसे एज अ एस्टीमेट यूज़ करते हैं। यानी आपको पॉइंट एस्टीमेट जो होती है वो सिंगल ये न्यूमेरिकल आंसर, ये दिस इज़ द आंसर, हम लोग ये सपोज करेंगे दिस इज दिस स्टैटिस्टिक। अगर हम सपोज करें, आप न्यूमेरिकल आंसर में यहाँ पे नहीं लिख रही दिस एग्जैक्ट वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। और इसके बरक्स अगर हम लोग देखें इंटरवल एस्टीमेट, एन इंटरवल एस्टीमेट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच द एनालिस्ट कैन डिक्लेयर विद सम कॉन्फिडेंस द पॉपुलेशन पैरामीटर्स लाई। यानी इंटरवल एस्टीमेट ऐसा एस्टीमेट होता है जो आपको इंटरवल की फॉर्म में वह आंसर प्रोवाइड करता है। वो आपको बताता है कि आपकी पॉपुलेशन की वैल्यू जो है इस रेंज से लेकर, इस लोएस्ट वैल्यू से लेकर इस हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान फॉल कर सकती है, ठीक है। और ये आपको रेंज में आपको आंसर प्रोवाइड करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी वैल्यू पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं पॉइंट एस्टीमेट और इंटरवल एस्टीमेट को अगर एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो पॉइंट एस्टीमेट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को मैं ट्यूशन दे रही हूँ, ठीक है। ट्यूशन देने के बाद मैं कहती हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में मैं ये कहती हूँ कि आपके मार्क्स जो होंगे 40 आ जाएंगे, ठीक है।
अगर मैं एग्जैक्टली ये कहती हूँ कि आपके मार्क्स 40 आ जाएंगे तो ये पॉइंट एस्टीमेट होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से कहती हूँ कि अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टूडेंट के मार्क्स जिनको मैंने पढ़ाया है इनके मार्क्स 40 से लेकर 50 की रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 41 भी आ जाते हैं, 43 भी आ जाते हैं, 45 भी आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे मेरे आंसर ठीक होंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो एस्टीमेट दिया था वो इन फॉर्म ऑफ रेंज दिया था। जबकि पॉइंट एस्टीमेट में मैंने एग्जैक्टली बताया था कि स्टूडेंट के मार्क्स 40 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉइंट एस्टीमेट में और इंटरवल एस्टीमेट में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एस्टीमेटर, एस्टीमेट एंड एस्टीमेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाती है कि समटाइम वो तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कह देते हैं, समटाइम वो किसी दो को डिफरेंशिएट करने के लिए कह देते हैं। अब एस्टीमेटर क्या है? एस्टीमेटर एंड एस्टीमेटर स्टैंड फॉर द फार्मूला और मेथड दैट इज यूज टू एस्टीमेट अ पैरामीटर। यानी एस्टीमेटर जो होता है वो रूल, वो फार्मूला होता है जिसको हम यूज करते हुए पैरामीटर को एस्टीमेट करते हैं। और एस्टीमेट क्या होता है? एन एस्टीमेट स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशन इन द रूल और फार्मूला। यानी एस्टीमेटर वो फार्मूला है और एस्टीमेट इज द आंसर है जो उस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स बार का ये है, एक्स बार का फार्मूला लिखा हुआ है, इज एन एस्टीमेटर ऑफ म्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स बार। आफ्टर कैलकुलेशन जो आपके पास इसका आंसर आएगा, दैट न्यूमेरिकल आंसर जो होगा वो एस्टीमेट होगा। एस्टीमेशन क्या है? एस्टीमेशन वो प्रोसीजर है ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज रेफर टू एज स्टैटिस्टिकल एस्टीमेशन और सिंपली एस्टीमेशन। यानी ऐसा वो प्रोसीजर जो है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को जज करने के लिए, उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं एस्टीमेशन या स्टैटिस्टिकल एस्टीमेशन। अच्छा, ये एक चार्ट सा बना हुआ है जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक का एक ओवरव्यू लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, हम इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी भी है, आप लोगों को आइडिया होगा कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू करने के लिए आपको ये बता रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन आ जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। उसके बाद है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एस्टीमेशन आ जाएगी और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ जाएगी, ठीक है। जो अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो एस्टीमेशन का कर रहे हैं। एस्टीमेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, पॉइंट एस्टीमेशन एंड इंटरवल एस्टीमेशन। पॉइंट एस्टीमेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है और इंटरवल एस्टीमेशन के बारे में भी बताया है। इस चैप्टर में हम लोग इंटरवल एस्टीमेशन से डील करेंगे। पॉइंट एस्टीमेशन आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट बुक में, यानी आप जो भी चीज़ कैलकुलेट करते हो, एक्स बार कैलकुलेट करते हो, वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, सीबी कैलकुलेट करते हो, वो सारे के सारे आपके पॉइंट एस्टीमेशन है, पॉइंट एस्टीमेट्स हैं। क्योंकि उस जो भी आप फार्मूला लगाते हो उसमें आपका जो भी एक आंसर आता है वो एग्जैक्ट आंसर आता है। तो वो सारे आपको पॉइंट एस्टीमेट्स जो हैं या एस्टीमेशन के जो तरीके हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंटरवल एस्टीमेशन से डील करेंगे। उसके बाद समटाइम क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ बेस्ट एस्टीमेटर। अब ये क्वेश्चन कहाँ से, विच वन इज़ बेस्ट एस्टीमेटर का क्वेश्चन कैसे अराइज होता है? फॉर एग्जांपल ये आपका म्यू है, पॉपुलेशन मीन, इसको एस्टीमेट करने के तरीके जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्स बार है, ठीक है, मीडियन है, मॉड है, ये तीनों एस्टीमेट हम लोग यूज़ करते हैं इसको एस्टीमेट करने के लिए। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विच वन इज़ बेस्ट एस्टीमेट, ठीक है। तो बेस्ट एस्टीमेटर को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि बेस्ट एस्टीमेटर इज़ दैट विच पोजेस दी 4 प्रॉपर्टीज़। ऐसा एस्टीमेटर जिसमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती होंगी, हम उसे कहते हैं दैट वन इज़ बेस्ट एस्टीमेटर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अनबाइसनेस। सेकंड प्रॉपर्टी एफिशिएंसी। थर्ड प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सफिशिएंसी, ठीक है। ये 4 की 4 प्रॉपर्टी अगर एक कोई एस्टीमेटर सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे दैट वन इज बेस्ट एस्टीमेटर, ठीक है। अब इसके डिटेल्स क्या है ये आप लोगों के चैप्टर में नहीं मेंशन, हम इनको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जिन चीज़ों को उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है उनको हम लोग पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अनबाइस एस्टीमेटर, ठीक है। अनबाइस एस्टीमेटर के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया था, जिसमें हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी वेरिएंस की।
An estimator is said to be unbiased if its expected value equals the corresponding population parameter. Otherwise it is said to be biased. अब वो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी अनबाइसनेस की कैसे सेटिस्फाई होती है, वो ये कह रहा है कि अगर आप उस एस्टीमेटर की आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लो, ठीक है, और उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर अगर आपका एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम लोग कहते हैं दैट वन इज अनबाइस्ड एस्टीमेट, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार से मुराद क्या है कि अगर आपके पास सैंपल, आप ऑल पॉसिबल सैम्पलिंग करो और उस स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप मीन फाइंड आउट करें और वो एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम उसे कहेंगे दैट वन इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। इसमें हम लोग इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली ये इसके बराबर होता है। अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का याद होगा तो ये म्यू एक्स बार जो होता है, अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू। अब आप लोगों के क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, आपके पास तो सैंपल ही होता है और पूरी पॉपुलेशन अवेलेबल ही नहीं होती, तो हम उसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। बेसिकली हम लोग सैम्पल स्टैटिस्टिक को इसलिए, सैम्पल स्टडी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे एक तो आपका टाइम बचता है और आपका बजट भी सेव होता है, ठीक है। अब हमने जब किसी चीज़ को वेरीफाई करना होता है, लाइक अगर आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखें तो आप लोगों की पॉपुलेशन 5-6 वैल्यू से ज़्यादा नहीं थी। किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे स्मॉल पॉपुलेशन लेके फिर उसकी ऑल पॉसिबल सैम्पलिंग करें और उसमें वेरीफाई करें, अगर उसमें वेरीफाई हो जाता है तो इस रिजल्ट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लार्जर पॉपुलेशन के लिए भी वो सारे के सारे रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे। इसी तरह से लास्ट जो चैप्टर था उसमें जब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप एस स्क्वायर का ये फार्मूला कैलकुलेट करते हो, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वेरिएंस का वही बेसिक फार्मूला है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, और डिवाइजर में n यूज़ करते हो। अगर आप ऑल पॉसिबल सैंपल ड्रॉ करते हो और हर सैंपल के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करते हो इस फार्मूले से, तो आप ये याद रखो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब आप वेरिएंस की कैलकुलेट करते हो एस स्क्वायर, तो वो आपकी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आती, ठीक है, वो आपकी डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आती। तो इसका मतलब ये कि ये फार्मूला जो है ये आपका बाइस्ड फार्मूला है, और इसकी बजाय अगर आप डिवाइजर में n-1 यूज़ कर लेते हो और उसकी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हो और उसका मीन कैलकुलेट करते हो, तो वो आपका डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ये बेशक आप लोग ट्राई करके देख लें खुद से, और मैंने आपको इससे रेलिवेंट एग्जांपल भी दी थी कि आप इसको ट्राई करके देखें। तो अगर आप n-1 उसमें डिवाइजर यूज़ करते हो तो आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर का आंसर डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर के आंसर के इक्वल आ जाता है। जब आपकी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है तब आप ये कहो कि दिस वन इज़ अनबाइस्ड एस्टीमेट, और अगर आप n वाला डिवाइजर यूज़ करते हो तो दैट वन इज़ बाइस्ड एस्टीमेट। सिमिलरली द सैम्पल मीन एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड एस्टीमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, दैट इज़। और ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी, जितनी भी आप लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होने का मतलब ये है कि ये जो स्टैटिस्टिक है एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द सैंपल साइज बिकम लार्जर, द सैंपल स्टैटिस्टिक्स सेड टू कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी of the parameter. An estimator which converge in probability of the parameter is said to consistent estimator of that parameter. अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, जैसे ही आप लोग सैंपल साइज लार्ज करते जाएंगे आपका जो स्टैटिस्टिक है एक्स बार जो है वो क्लोज होती जाएगी डेफिनेटली म्यू के इक्वल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जिसमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी उस स्टैटिस्टिक को हम कहेंगे दैट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ दैट पैरामीटर। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर पॉपुलेशन, आप लोग अगर इसको वैसे भी ऑब्जर्व करें, अगर आप सैंपल ले रहे हैं ये, ठीक है, तब आपका एक्स बार का आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। अगर आप सैंपल ले रहे हैं ये, ठीक है, तब आपका एक्स बार का आंसर डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही आप सैंपल साइज लार्ज करते जाएंगे तो डेफिनेटली जब आप पॉपुलेशन के करीब होते जाएंगे तो आपकी स्टैटिस्टिक का आंसर जो होगा वो पैरामीटर के क्लोज होता जाएगा, ठीक है। और जिस पैरामीटर में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उस स्टैटिस्टिक को हम लोग कहते हैं दैट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। उसके बाद ये आपने क्या करना है, आज के लिए इतनी डेफिनेशन है और आप लोगों ने करना क्या है, अपने एक्सरसाइज में जाके जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको याद करना है। और ये जो मैंने आज डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं और ये तकरीबन आपकी इस चैप्टर की फुल फ्लेज डेफिनेशन है और ये एक्सरसाइज में जितनी भी डेफिनेशन दी हैं इन्हीं के रेलिवेंट है, तो वो आप लोगों ने याद करनी है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है।